खत्म हो जाएगी टाइम पे। पोस्ट कर देना वीडियो को। आईटी टीम प्लीज पोस्ट दी वीडियो। आईटी टीम प्लीज पोस्ट दी वीडियो। यस थैंक। हेलो 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 हेलो। ब्रेक ओवर, वेलकम बैक। अब हम करने वाले हैं एक नया स्टैंडर्ड। हेलो। Now we are going to discuss essay number 330, the response of auditor to the assessed risk। कि जो भी रिस्क आपने असेस किया है उस पे एक ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। हम लोग दो रिस्क असेस करते हैं, एक इनहेरेंट रिस्क, एक कंट्रोल रिस्क। दोनों को मिलाने के बाद रोमम। तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा कंपनी के इनहेरेंट रिस्क पे। तो जनरली हम उसके लिए कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और कंट्रोल चेकिंग करते हैं, यस और नो। तो कंट्रोल को चेक करना एक ऑडिटर का क्या है, इस पे रिस्पॉन्स है, प्रोसीजर है। कंट्रोल टेस्टिंग को किस नाम से जानते हैं? कंट्रोल टेस्टिंग का दूसरा नाम टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो ठीक है, इसका दूसरा नाम कॉम्प्लायंस प्रोसीजर। तो एक ऑडिटर क्या करता है, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर लगाता है ये देखने के लिए कि जो कंपनी के कंट्रोल हैं वो सही तरीके से इंप्लीमेंटेड है, कंटिन्यू है, एंड दे आर वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू आउट द पीरियड, यस और नो। फिर वो रोमम निकालता है और रोमम के अगेंस्ट वो अपने सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, यस और नो, टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। तो एक हो गया कॉम्प्लायंस प्रोसीजर और दूसरा क्या हो गया, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। दो तरह के हम प्रोसीजर लगाते हैं। ऐसे 330 के अंदर अगर आप कंटेंट देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के बारे में दिया हुआ है। आखिरी में बहुत कम कंटेंट, सिर्फ एक ही पैरा है, लास्ट पैराग्राफ अगर आप देखेंगे, स्टेप नंबर 2, सब्सटैंटिव प्रोसीजर आपको दिया है, स्क्रीन प्लीज। सब्सटैंटिव प्रोसीजर आपको दिया है जहां पे सिर्फ ये बताया गया है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर एक टेस्ट ऑफ डिटेल आ जाता है, एक एनालिटिकल प्रोसीजर आ जाता है, इससे ज्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है। और आखिरी कहता है कि जो भी आप काम करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो हमारा एसए 330 है जो कि रिस्पॉन्स की बात कर रहा है, दो रिस्पॉन्स है हमारे। पहला रिस्पॉन्स है कॉम्प्लायंस प्रोसीजर, दूसरा रिस्पॉन्स है सब्सटैंटिव प्रोसीजर। दो रिस्पॉन्स है मेरे। कॉम्प्लायंस प्रोसीजर में मैं कंट्रोल की चेकिंग कर रहा हूं, सब्सटैंटिव में मैं नंबर की चेकिंग कर रहा हूं, आया ना। और ओवरऑल रिस्क को मैं रिड्यूस करता हूं। लेकिन कहने को तो दोनों प्रोसेस के बारे में यहां बताया गया है, दो रिस्पॉन्स के बारे में बताया गया है। लेकिन कंटेंट जो ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, चैप्टर का नाम क्या है, इंटरनल कंट्रोल। जो कंटेंट यहाँ दिया गया है वो कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के रिगार्डिंग थोड़ा सा कंटेंट है। सब्सटेंटिव में एज सच यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड में ज्यादा कंटेंट नहीं है। क्लियर? पहले स्टैंडर्ड का एक बेस दे रहा हूं मैं आपको सो दैट आप स्टार्ट करें। इस स्टैंडर्ड के अंदर मैं कोई भी आपको नई बात नहीं पढ़ाऊंगा, जो अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं बस उसी में ही थोड़ा सा हमने डिटेल में उस चीज को रीड करना है, मेनली रिलेटेड टू कॉम्प्लायंस प्रोसीजर। कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के अंदर आपने देखा कि हम कंट्रोल की चेकिंग कर रहे हैं, यस और नो। मतलब हम कंपनी का कंट्रोल चेकिंग से पहले आप क्या करते हो, वॉक थ्रू करते हो। हम कंपनी का प्रोसेस अंडरस्टैंड करते हैं, उसके रिस्क देखते हैं और उन रिस्क को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट करने वाले कंट्रोल्स को देखते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि कंट्रोल, हम सारे कंट्रोल को चेक, हम ओनली एंड ओनली रेलेवेंट कंट्रोल टू ऑडिट, सिर्फ वही कंट्रोल्स की हम लोग क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी का जो प्रोसेस है वो जनरली सेम रहता है, यस और नो। भाई आप रोज थोड़ी ना कंपनी के एसओपीस बदल दोगे कि आज हमारा काम करने का तरीका ये कल से ये रहेगा, नहीं ना। अगर मान लो कोई रेकरिंग क्लाइंट है, रेकरिंग क्लाइंट मतलब जिसका लास्ट ईयर भी ऑडिट आपने किया था, करंट ईयर में भी आप कर रहे हो, तो इसका मतलब उसका पिछले साल मैंने ऑलरेडी प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लिया होगा, यस और नो। रिस्क अंडरस्टैंड कर लिए होंगे और कंट्रोल भी। तो क्या मैं इस साल ये काम दोबारा करूं? आप जनरली क्या बोलोगे, नो सर। लेकिन नो बोलने से पहले आपको कुछ चीजें कंसिडर करनी चाहिए।
नंबर वन, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यस और नो। जिस रिस्क के अगेंस्ट आप कंट्रोल स्किप करने की बात कर रहे हो वो रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है, हाँ या ना। ऐसा हो सकता है ना किसी सिग्निफिकेंट रिस्क का कंट्रोल आप हर साल चेक करना चाहो। आपका जनरल आंसर ठीक है कि सर अगर कंट्रोल की टेस्टिंग मैंने लास्ट ईयर कर ली तो हो सकता है मैं इस साल, लेकिन आप सिंपली नो नहीं बोल सकते। आपको चेंजेस तो अपडेट करने पड़ेंगे और उनको चेकिंग भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ वो रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है, कोई रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है, क्या उसका कंट्रोल मुझे चेक करना चाहिए या नहीं। लास्ट ईयर जब हमने कंट्रोल टेस्टिंग की थी तब उसका रिजल्ट कैसा था। हो सकता है ना लास्ट ईयर आपने कंट्रोल टेस्टिंग की और आपको डेविएशंस मिले, कंट्रोल डेविएट हो रहे थे, तो उस केस में भी करंट ईयर में स्किप कर दोगे, नहीं सर, देन विल टेस्ट कंट्रोल्स इन करंट ईयर एज वेल। तो आपने अगर कंट्रोल लास्ट ईयर टेस्ट किया आप सिंपली उनको स्किप नहीं कर सकते। वी हैव टू कंसिडर सर्टेन फैक्टर टू डिसाइड कि करंट ईयर में हमें किस लेवल पे कंट्रोल टेस्टिंग करनी है। पहली बात समझ आई। और चेंजेस तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। दूसरा ये कि एक साल में 12 महीने होते हैं। कंट्रोल टेस्टिंग की एक अजर्शन है, कौन सी अजर्शन, इंप्लीमेंटेशन, कॉन्टिन्यूटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये है। कंट्रोल टेस्टिंग में ये चार बातें चेक करते हो। आपकी एक अजर्शन है कॉन्टिन्यूटी, तो कोई कंट्रोल कितने टाइम के लिए कंटिन्यू रहे, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, फुल ईयर के लिए, फुल पीरियड के लिए, मतलब 12 मंथ्स के लिए वो कंटिन्यू होना चाहिए। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था इंटरिम ऑडिट, याद है कि कभी कभी ऑडिटर क्या करता है साल के बीच में चला जाता है, लेट से दिसंबर में, नवंबर में, और वो कहेगा भाई साहब हम आ गए, अब एक काम करो नवंबर तक का आप हमें डेटा चेक करवा दो। या हो सकता है दिसंबर में जाके कंपनी का पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड कर ले और दिसंबर तक की कंट्रोल टेस्टिंग कर दे, मतलब अप्रैल से लेके दिसंबर तक के महीने में से सैंपल निकाले और कंट्रोल को चेकिंग कर ले। जब तक चेकिंग की साल खत्म हो गया, तो क्या अब उसे कुछ और करना चाहिए। सर बाकी बचे हुए 3 महीनों के भी अब उसे सैंपल निकालकर उन्हें देखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपने सिर्फ 9 महीने का डेटा चेक किया है, आप कॉन्टिन्यूटी एजर्शन पे कैसे कंफर्ट लोगे, यस और नो। तो अगर आपने इंटरिम ऑडिट किया है जिसमें आपने टीओसी चेक किया है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने बैलेंस पीरियड को भी कवर किया होना चाहिए, तभी आप कॉन्टिन्यूटी जैसी एजर्शन पे क्या ले पाओगे, कंफर्ट ले पाओगे। यहां तक बात समझ आई। कुछ और बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी कि अगर कोई एक कंट्रोल जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो फेल हो जाए, तो हम ऐसे केस में क्या करते थे, ऑल्टरनेट और कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल को चेक करते थे, याद है ना। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई थी। बुक के अंदर उस लेवल पे उतना कंटेंट नहीं है, बड़ी बेसिक से 3-4 एग्जाम के क्वेश्चन है आपके, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो प्रोसीजर होते हैं हमारे, एक कॉम्प्लायंस और एक सब्सटेंटिव, ठीक है। ऑडिटर इन दोनों ही प्रोसीजर को लगाता है अपने रिस्क को कम करने के लिए। पढ़ेंगे आराम से, तसल्ली से देखिएगा। द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू द एसेस्ड रिस्क, मैंने स्टेप में कन्वर्ट किया है, देखिएगा। मैंने लिखा है स्टडी स्टेप 1 2 3 जो मेन पोर्शन है। स्टेप 1 में हम कंप्लायंस प्रोसीजर लगाते हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। स्टेप नंबर 2 में हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, और स्टेप 3 में आप डॉक्यूमेंट करते हो, क्योंकि वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन। लो जी। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कौन कौन से प्रोसीजर आते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। देखिएगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर, an audit procedure designed to detect material misstatement at the assertion level। सब्सटेंटिव प्रोसीजर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे लगाते हैं, अजर्शन लेवल पे लगाते हो आप, अजर्शन लेवल पे, क्योंकि अकाउंट वाइज टेस्टिंग करते हैं। तो क्या कहता है, एन ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द अजर्शन लेवल। और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में क्या क्या आता है, टेस्ट ऑफ डिटेल जिसमें क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर की चेकिंग होती है, या फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है भाई। उसके बाद कहता है एक तो आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना है, दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या देखते हैं, ए कंट्रोल डिजाइन, एन ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू इवेल्युएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। भाई आप कोई ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो किस लिए, ये देखने के लिए कि जो कंपनी ने कंट्रोल डिजाइन कर रखे हैं क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है, ठीक है, इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द अजर्शन लेवल।
क्या कंपनी ने जो कंट्रोल लगा रखे हैं क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टीओसी का बारे में बता रहे हैं। ओवरऑल रिस्पॉन्स, ओवरऑल रिस्पॉन्स की बात करता है कि जब आप ओपिनियन फ्रेम करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आपको उसके लिए क्या लगाने हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं। The auditor shall design and implement overall response to address the assessed risk of material misstatement at the financial statement level। क्योंकि ओपिनियन किस लेवल पे फ्रेम करोगे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, तो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके लिए आपको रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करना है। यहाँ पे रिस्पॉन्स कुछ नहीं, हमारे ऑडिट प्रोसीजर ही है, ठीक है। कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव, अभी रिस्पॉन्स आया था, कह रहे ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव किसके लिए, टू द एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द अजर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का भी रिस्क कम करना होगा, रोमम कम करना होगा, और अजर्शन लेवल का रोमम भी आपको क्या करना होगा, कम करना होगा। और उसके लिए क्या लगाने पड़ेंगे आपको, ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। The auditor shall design and perform further audit procedure whose NTE are based on and are responsive to the assessed risk of material misstatement at the assertion level। कि आप अजर्शन लेवल का मतलब क्या है यहाँ पे, अकाउंट लेवल, ट्रांजैक्शन लेवल, डिस्क्लोजर लेवल। आप किसी अकाउंट का जो भी रोमम है उसको कंसिडर करते हुए अपने ऑडिट प्रोसीजर का क्या डिसाइड करेंगे, एनटीई। ठीक है जी, बड़ी बेसिक बात है। इन डिजाइनिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, द ऑडिटर शैल कंसिडर the likelihood of material misstatement due to a particular characteristics of relevant class of transaction, account balance और disclosure। आप जब भी कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे सबसे पहले आपको उस अकाउंट को कंसिडर करना है कि उसमें किस किस तरह की मिसस्टेटमेंट हो सकती है। देन यू डिसाइड कि इस एरिया के लिए कौन सा ऑडिट प्रोसीजर मुझे लगाना होगा, टीओडी लगाना चाहिए या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर लगेगा। एंड वेदर द रिस्क असेसमेंट टेक इनटू अकाउंट द रेलेवेंट कंट्रोल। और आप कौन, जब ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे तो आपको सिर्फ रिस्क नहीं कंसिडर करना, आपने उस एरिया के कंट्रोल को भी कंसिडर करना है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, ऑडिट प्रोसीजर लगाने से पहले हमें क्या कंसिडर करना है, रोमम कंसिडर करना है। इसने दोनों को अलग अलग करके बताया है कि आप जब ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे तो कंसिडर द इनहेरेंट रिस्क एज वेल एज कंट्रोल रिस्क। मैं बोल रहा हूं व्हेन वी आर अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर शुड कंसिडर रोमम, यस और नो। उसी के हिसाब से हम हमारा ऑडिट प्रोसीजर क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। उसके बाद कहता है obtain more persuasive audit evidence the higher the auditor assessment of risk। अब ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज दिस persuasive audit evidence। हाँ, एक होता है conclusive audit evidence। conclusive का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, कैन यू ऑल सी दिस मोबाइल, दिस इज एन आईफोन, दिस इज ए conclusive audit evidence। It can be challenged, how? No, I think it cannot be challenged। You can feel and touch। ठीक है, आपको ये conclusive audit evidence मिल रहा है, यार मैं इसे देख पा रहा हूं, एंड यस आई कैन सी दिस इज एन आईफोन, दिस इज ए conclusive audit evidence, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हाँ सर, डमी हो, चाइनीज हो या कुछ और हो, वो एक अलग फ्रॉड वाले एंगल पे नहीं जा रहा मैं, अदरवाइज दिस इज ए conclusive audit evidence, यस और नो। अब आप मुझे बताओ, क्या ऑडिटिंग के अंदर हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं वो कंक्लूसिव होते होंगे, नहीं होते होंगे। मतलब मैं किसी पेपर को देखकर ये नहीं बोल सकता कि ये 100% ओरिजिनल है, आया ना, वो फैब्रिकेटेड हो सकता है। मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर रहा हूं, हो सकता है वो मुझे झूठ बोल रहा हो। ये कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस। कुछ एविडेंस कंक्लूसिव भी हो सकते हैं, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन में किसी इन्वेंटरी को देख रहा हूं तो वो एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्टेंस के लिए मुझे उसका कंक्लूसिवनेस मिल रहा है, बट बाकी तो कंक्लूसिव एविडेंस है ही नहीं। तो आपको कैसे एविडेंस चाहिए, इसका मतलब 100% सच्चे एविडेंसेस तो मिलना मुश्किल है। आप अच्छे एविडेंसेस ले लो। कैसे एविडेंसेस ले लो, बढ़िया एविडेंस। अब बढ़िया की कोई डेफिनेशन तो होती नहीं है भाई, जो एक ऑडिटर के हिसाब से रेलेवेंट हो, रिलायबल हो, यस और नो। इन एविडेंसेस को बोलते हैं परसुएसिव। अभी एविडेंस हम अलग से पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। कि अच्छे ऑडिट एविडेंस मिल जाए, बढ़िया ऑडिट एविडेंस मिल जाए, रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस मिल जाए, यस और नो। तो हम जितने ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होंगे उतने ही हमारे लिए क्या है, बेटर है, यस और नो।
तो वो कहता है कि एक ऑडिटर को रोमम के हिसाब से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के हिसाब से अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाना चाहिए। ये बड़ी सिंपल बात है। साथ ही साथ कहता है अगर रिस्क ज्यादा है, हायर द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क, मतलब रोमम ज्यादा है, ऐसी केस में उसे क्या लेने चाहिए, मोर परसुएसिव, अच्छे एविडेंसेस लेने चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इस पूरे पार्ट को जो भी आपने पढ़ा सिर्फ रीडिंग वाली कैटेगरी में आपने रखना है। क्लियर है जी? स्टेप 1 आता है क्या, टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉम्प्लाइंस प्रोसीजर आप लिख सकते हैं। इसका मतलब अब आप बोल रहे हो कि एक ऑडिटर को क्या लगाना चाहिए, टेस्ट ऑफ, क्यों, क्यों बताओ? जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगा रखे हैं वो सही है या नहीं, बट क्यों चेक कर रहे हो? जिससे जिससे हम सही ओपिनियन दें, उससे थोड़ा पीछे आओ। इसका मतलब जो एविडेंसेस मिल रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी बढ़ सके, यस और नो? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं कंट्रोल टेस्टिंग नहीं कर रहा हूं तो ऐसा हो सकता है जो सब्सटेंटिव टेस्टिंग है वो मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट ही नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को रिलायबिलिटी ही नहीं बनेगी। हाँ या ना, यस और नो? समझ आया? तो बी पॉइंट पढ़िए पहले, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। The auditor shall design and perform TOC when, कब, substantive procedure alone cannot provide sufficient appropriate audit evidence at the assertion level। भाई अगर मैं टीओसी नहीं करूंगा तो ऐसा हो सकता है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर मुझे एविडेंस ना प्रोवाइड करे। व्हाई? बिकॉज वी कैन चैलेंज द रिलायबिलिटी। द ऑडिटर शैल टेस्ट ऑफ ए कंट्रोल फॉर ए पर्टिकुलर टाइम और थ्रू आउट द पीरियड। ऑडिटर चाहे तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम का कंट्रोल चेक कर सकता है या थ्रू आउट द पीरियड का कंट्रोल चेक कर सकता है। कब करेंगे टीओसी? कब करोगे टीओसी बताओ? जब हमें ऐसा लगे कि सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर हमें एविडेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे। समझ आ रहा है? तब हमें क्या करना चाहिए, टीओसी करना चाहिए, ताकि हम रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। समझ आया? दूसरा, जब मैंने वॉक थ्रू किया, पहला तो स्टेप टीओसी से पहले कौन सा स्टेप होता है, वॉक थ्रू। और वॉक थ्रू की डिसीजन मेकिंग में क्या करते हो, डिजाइन देखते हो, यस और नो? जब आपने वॉक थ्रू पे डिजाइन देखा और आपको डिजाइन समझ आ रहा है कि भाई डिजाइनिंग क्या है, सही है, तो लेट्स चेक द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कि एक्चुअली में इंप्लीमेंटेड है या। तो इसका मतलब अब मैं प्लान कर रहा हूं ना उस बेस पे ऑडिट करने का। अगर मेरे को वॉक थ्रू पे डिजाइनिंग ही सही नहीं मिल रही तो मैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करूंगा क्या? मतलब ही नहीं बनता। तो क्या कहता है, दैट ऑडिटर एक्सपेक्ट्स दैट द कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो लिख लो, डिसीजन एट द टाइम ऑफ वॉक थ्रू। वॉक थ्रू के टाइम हमने देखा भाई डिजाइनिंग ठीक है, तो चलो भैया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कंट्रोल क्या होंगे, बढ़िया होंगे, तो चलो चेक कर लो। या एजम्पशन ले ले सही होंगे, चेक करना पड़ेगा ना। दूसरा कहता है भाई हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम टीओसी नहीं करेंगे तो सब्सटेंटिव से हमें एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो टीओसी बता रहा है कब कब आप लगाते हो। क्लियर है यहां तक? एक बार आगे आ जाओ पहले। टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगाओगे? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा सकते हैं, इंटरिम में भी कर सकते हैं, उसके बाद बैलेंस का कर लेंगे, 12 महीने का भी कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम का भी कर सकते हैं। जैसे आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो, क्लाइंट की प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हो आप, तो ये पूरे साल चल रहा है, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उससे भी मुझे कंफर्ट मिल रहा है। एक मेकर है, एक चेकर है, कोई एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, कोई एक रिव्यू कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, थ्रू आउट द पीरियड वाला कंट्रोल है, थ्रू आउट द पीरियड, क्योंकि रैकरिंग बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रही है। हाँ या ना? देखेगा टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। The auditor shall test control for the particular time or throughout the period for which the auditor intends to rely on those control in order to provide an appropriate basis for the auditor intended reliance। हम जब टीओसी लगाते हैं, टीओसी मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कंट्रोल पे रिलाय करने वाला हूं या नहीं? रिलाय करने वाले ना।
तो हम एक रियल लाइफ में बोलते हैं कि विच स्ट्रेटेजी आर यू गोइंग टू फॉलो? आर यू गोइंग टू फॉलो कंट्रोल रिलायंस बेस्ड स्ट्रेटेजी और नॉन कंट्रोल रिलायंस बेस्ड स्ट्रेटेजी? मैंने आपको बताया था ना, कुछ क्लाइंट पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल को स्किप कर सकते हैं छोटे छोटे क्लाइंटों पे। तो अगर मैं कंट्रोल को फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब मैं कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं? नॉन कंट्रोल रिलायंस स्ट्रेटेजी। कि भाई हम कंट्रोल पे रिलाय, तो ऐसे केस में सब्सटेंटिव ज्यादा हो जाएगा कम? ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना? अगर मैं आपको बोलूं बेटा आपको ना कंट्रोल रिलाय स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपको कंट्रोल बेस ऑडिट करना है। यस और नो? समझ आ रहा है? तो वो यही बोल रहा है कि टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कि एक ऑडिटर जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंट्रोल चेक कर सकता है या फिर थ्रू आउट द पीरियड फॉर विच द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई ऑन दोज कंट्रोल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर द ऑडिटर इंटेंडेड रिलायंस। वो अपनी जो भी स्ट्रेटेजी रही है इंटेंडेड रिलायंस, उसको बेस देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे भी चेक कर सकता है या फिर थ्रू आउट द पीरियड भी कंट्रोल को चेक कर सकता है। ठीक है जी? अब एग्जांपल दे रहे हैं। Audit evidence pertaining only to a point in time may be sufficient for the auditor purpose. For example, when testing control over entity physical inventory counting at the period end. हाँ या ना? तो मेरे को सपोर्ट मिल रहा है इन्वेंट्री के काउंट पे? यस और नो? बिल्कुल मिल रहा है। इफ ऑन द अदर हैंड, ये किसका एग्जांपल था? पॉइंट इन टाइम का। इफ ऑन द अदर हैंड द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई कंट्रोल ओवर ए पीरियड, tests that are capable of providing audit evidence that the control operated effectively at relevant times during that period are appropriate। तो उसमें मैं क्या देखता हूं कि वो कंट्रोल पूरे साल सही से काम किया या नहीं किया। सच टेस्ट में इंक्लूड टेस्ट ऑफ एंटिटी मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। जो एंटिटी ने कंट्रोल लगा रखे हैं उसका मॉनिटरिंग देख सकते हैं कि वो पूरे साल सही से काम कर रहा है या। तो बड़ी बेसिक सी बात आपने बस यहाँ पे याद रखनी है। नंबर वन, कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है। एग्जाम्पल भी यहां लिख लो, क्या? फिजिकल वेरिफिकेशन। या फिर वो क्या हो सकता है बताओ? ओवर ए पीरियड हो सकता है या थ्रू आउट द पीरियड हो सकता है? ओवर ए पीरियड हो सकता है। इसका आप सिंपल लिख लो ट्रांजेक्शन। ठीक है? बस आपने इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑडिटर की कंट्रोल टेस्टिंग कब कब हो सकती है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे या फिर थ्रू आउट द पीरियड। जैसे कि ट्रांजेक्शन्स, सारी ट्रांजेक्शन रेकरिंग नेचर की होती है, तो उसमें आप देख सकते हो वो सही से प्रोसेस हुई या नहीं हुई, सारे कंट्रोल्स लगे या नहीं लगे। क्लियर है? हाँ जी बेटा सुन रहा हूं, बोलो। ऑडिटर कहां? दोबारा रीड कर रहा हूं। द ऑडिटर shall test control for a particular time or throughout the period for which, जिनके लिए the auditor intends to rely on those control in order to provide an appropriate base for the auditor intended reliance। मैं प्लान कर रहा हूं किसी कंट्रोल को, कंट्रोल बेस्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए प्लान कर रहा हूं, तो सिर्फ प्लान ही करूंगा या अपने प्लान को सपोर्ट करूंगा टेस्ट कर कर? हाँ जी, सिर्फ प्लान करोगे या सिर्फ एक्चुअल में भी करोगे टेस्टिंग? एक्चुअल में भी तो करेंगे ना। जो मेरा इंटेंडेड यूज है, इंटेंडेड यूज क्या है? कंट्रोल बेस ऑडिट करना। उस इंटेंडेड यूज को सपोर्ट करने के लिए मैं कंट्रोल चेकिंग करूंगा। अब कंट्रोल चेकिंग कह रहा है आप किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कर सकते हो और थ्रू आउट द पीरियड भी कर सकते। अब आगे से पढ़ो। ऑडिटर कैन टेस्ट ए कंट्रोल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एंड थ्रू आउट द पीरियड टू सपोर्ट द इंटेंडेड यूज ऑफ कंट्रोल रिलायंस स्ट्रेटेजी। समझ आया? पहले मैं पीछे से आगे ले आया, अब आगे से आपको पीछे समझ आया बेटा? अब ना सिर्फ जनरल नॉलेज है, आपने मुझे जवाब देना है। आगे कहता है कि यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग एन इंटरिम पीरियड। आपने इंटरिम पीरियड में ऑडिट किया तो क्या उसी को फाइनल मान लोगे आप? जो अपडेट हुआ है जो उसका ऑडिट करोगे? पढ़ो जी। When the auditor obtain audit evidence about the operating effectiveness of control during an interim period, the auditor shall number one consider significant changes to those control कि भाई अगले 3 महीने में 4 महीने में कोई चेंज हुआ है क्या? Second, determine that additional audit evidence to be obtained for the remaining period। जितना भी बैलेंस है, 9 और 3 तो मेरा एग्जाम्पल था, वोट एवर आपने 6 मंथ पे भी किया हो क्या पता। क्लियर है बेटा? उसके बाद कहता है यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट। आपने कंट्रोल की टेस्टिंग पिछले साल की थी, पहला क्या था? इंटरिम ऑडिट। इंटरिम का मतलब समझते हो ना भाई? कि पूरे साल करंट ईयर है ये,
अप्रैल टू मार्च, ठीक है। आप कहीं दिसंबर में जाके टीओसी कर लेते हो तो आपको ये वाले पीरियड का भी फर्दर चेकिंग करना पड़ेगा, हाँ या ना। अब ये कह रहा है आपने ऑडिट एविडेंस लिए थे प्रीवियस ऑडिट में, तो क्या एज इट इज यूज कर लू करंट ऑडिट में? कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना। देखो जी, in determining whether it is appropriate to use audit evidence about the operating effectiveness of control obtained in previous audit, and if so, the length of time period that may elapse before result retesting a control. जनरल एक रूल होता है जो शायद यहाँ पे नहीं है, एवरी थर्ड ईयर आपको एटलीस्ट कंट्रोल टेस्टिंग करनी चाहिए। रियल लाइफ में जो हमने सुना है, अगर आप कंटिन्यू पिछले साल का डेटा ले रहे हो, डेफिनेटली अपडेट तो करते ही हम, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाते क्योंकि लास्ट ईयर का सब कुछ सेम है, जो चेंजेस है बस उन्हें देखते हैं। लेकिन फिर भी एक बात कही जाती है कि एवरी थर्ड ईयर तो आपको सब कुछ चेक करना चाहिए, ठीक है। द ऑडिटर शेल कंसिडर द फॉलोइंग, कह रहा है अगर आप लास्ट ईयर का टीओसी का रिजल्ट फॉलो कर रहे हो तो इन चीजों को फॉलो कर लेना, इन चीजों को देख लेना। नंबर वन, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं यहाँ पे क्योंकि अभी हमने ये कंसेप्ट कवर नहीं किया है। कहते हैं नंबर वन, आप देखो एंटिटी का एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैंने अभी पीछे एक कंसेप्ट आपको स्किप करवा रखा है ना, एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्किप है। उसके अंदर क्या है उस कंसेप्ट में कि मैनेजमेंट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का एटीट्यूड कैसा है अपने एनवायरमेंट को लेकर, कंट्रोल्स को लेकर। क्या वो सिर्फ कंट्रोल इंप्लीमेंट कर रहे हैं या उन्हें मेंटेन भी कर रहे हैं? कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रक्चर कैसा है? क्या कंपनी अपने रिस्क को स्टडी करती है? क्या बिना रिस्क स्टडी के कंट्रोल डिजाइन कर सकती है मैनेजमेंट? नहीं ना। तो कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में डिजाइनिंग ऑफ कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अब आप ये देखना चाह रहे हो कि यार लास्ट ईयर मैंने कंट्रोल टेस्टिंग की थी एंड आई वांट टू यूज दीज ऑडिट एविडेंसेस इन माय करंट ईयर ऑडिट, तो कहता है कर सकते हो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना। जैसे पहला ही पॉइंट ये आता है कि आप एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल को कंसिडर करो। यार मैनेजमेंट अपने कंट्रोल को लेके कितना सीरियस है, कितनी इफेक्टिव है। अगर आपको लगता है यार मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है, तो आप मुझे बताओ कंट्रोल फेल होने के चांसेस कम है ज्यादा है? कम है। तो उससे मेरा रिलायंस, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कम होगा? बढ़ जाएगा ना। तो मैं हो सकता है बोलूं यार कंपनी का देखो एनवायरमेंट कितना अच्छा है, कंपनी की मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है इन सब चीजों को लेकर, इन बिलीव्स को लेकर, अपने कंट्रोल्स को लेकर। लेट्स फॉलो द लास्ट ईयर डिसीजन, हो सकता है ना। तो आप कंट्रोल एनवायरमेंट देखो, एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखो। समझ आया पहला पॉइंट? रीड कीजिएगा। कहता है कि अगर आप लास्ट ईयर के ऑडिट एविडेंस यूज कर रहे हो कर लो, लेकिन क्या क्या कंसिडर करोगे? द इफेक्टिवनेस ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 5 एलिमेंट होते हैं बेटा, आप वहां भी पढ़ोगे, यहां तो नहीं लिख रखे 5, लेकिन आप पांचों यहां पे कोमा लगाकर लिख सकते हो। क्या क्या? इंक्लूडिंग द कंट्रोल एनवायरमेंट, पहला एलिमेंट क्या होता है? कंट्रोल एनवायरमेंट। दूसरा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, एंटिटी रिस्क असेसमेंट। तो यहां देखो कंप्लीट है क्या? नहीं बेटा, यहां इनकम्प्लीट है ये पॉइंट। मतलब आप इस पहले पॉइंट को चेंज कर सकते हो। जी हाँ, आप अपनी बुक में पेज नंबर बताना, एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 3.14। एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जब आप कोई कंट्रोल डिजाइन करते हो तो आपको 5 चीजों का, आपको मतलब मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, कंट्रोल एनवायरमेंट, कंपनी का ओवरऑल एनवायरमेंट। उसके बाद क्या मैनेजमेंट रिस्क एसेस करती है, क्योंकि जब तक वो रिस्क एसेस नहीं करेगी कंट्रोल कैसे डिजाइन करेगी, आया ना। उसके बाद कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि आईटी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आप कंट्रोल बनाओगे, और सिर्फ कंट्रोल बनाना नहीं है, उनको इफेक्टिवली चेक भी करना है। तो आपने कंट्रोल एक्टिविटी डिजाइन करनी है और टाइम टू टाइम उनको क्या करना है? मॉनिटरिंग करनी है। 5 पॉइंट आते हैं। जब आप पहला पॉइंट वो डिजाइन कर रहे हो आगे कि वेदर आई कैन यूज ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू माई टीओसी, कहां के ऑडिट एविडेंस? ड्यूरिंग एन प्रीवियस ऑडिट। लास्ट ईयर ऑडिट के मैं एविडेंसेस को यूज कर सकता हूं क्या? कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप कंसिडर कर लेना भाई साहब क्या? एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो एलिमेंट में यहां से 3 एलिमेंट दिखा रखे हैं आपके एक्सप्लेनेशन में, कौन कौन से? कंट्रोल एनवायरमेंट, मॉनिटरिंग और एंटिटी रिस्क असेसमेंट। लेकिन आप कितने लिख सकते हो? 5। जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं।
अगर आप एक भी ना लिखो तो भी चलेगा, आप अगर सिंपल ये भी लिखो ना, द इफेक्टिवनेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उतना भी ठीक है। आप एक बताओ तो भी ठीक है, पांच बताओ तो भी ठीक है। समझ आया पहला पॉइंट आप लोगों को? ठीक है जी, हमने एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल देख लेने हैं, अगर अच्छे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मतलब मैं लास्ट ईयर का डिसीजन कंटिन्यू कर सकता हूं। इतना ही नहीं, आप ये देखो, द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूडिंग वेदर इट इज ए मैनुअल और ऑटोमेटेड। सर, आप लास्ट ईयर के कंट्रोल का डिसीजन कंटिन्यू यूज करना चाह रहे हो तो आपको कुछ चीजें देखनी चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन फर्दर बता रहा हूं इसमें, कि आपको ना नेचर ऑफ कंट्रोल देखना चाहिए, हाँ या ना? नेचर ऑफ कंट्रोल आपको देखना चाहिए, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी आपको देखनी चाहिए कि कंट्रोल का नेचर कैसा है, वो मैनुअल है, ऑटोमेटेड है, मैनुअल विद ऑटोमेटेड है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, सिर्फ एक आध बार लगता है, रेकरिंग नेचर का है। देन यू कैन डिसाइड कि आप, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, लास्ट ईयर मेरे कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट जो थे वो 100 थे, मतलब मैनेजमेंट ने तो हो सकता है हजारों लगा रखे हो, कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट कितने थे? 100। मैं ये बोलता हूं इस साल आके क्या वो 100 कंट्रोल का डिसीजन सेम कैरी फॉरवर्ड कर ले इस साल? आपने कहा कर सकते हो, बट लेट्स कंसिडर सम फैक्टर। नंबर वन, एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दूसरा, वो कहता है कि कंट्रोल देखो किस रिस्क के लिए बनाया गया था। आपने कहा यार एक 10 रिस्क ऐसे है जो बहुत हाई रिस्क की है, तो आप क्या बोलोगे बताओ? आप क्या बोलोगे, यार एक काम कर, सबको छोड़ दे चाहे से, लेकिन इन 10 वाले ज्यादा चेक कर ले, बड़ा रीजनेबल है ना, हाँ या ना? तो ये 10 आपने उठा लिए। आप दूसरा बोलते हो यार कुछ कंट्रोल ना मैनुअल है, ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड कंट्रोल में तो रिस्क कम है हमारा क्योंकि मैनेजमेंट का एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन आप बोलोगे कुछ कंट्रोल मैनुअल है दैट दोज आर वेरी सिग्निफिकेंट, तो आप ये बोलोगे यार एक काम कर, मैनुअल वापस से कर ले, हाँ या ना? तो ऐसा भी डिसीजन हो सकता है ना एक ऑडिटर का, कि 100 नहीं कर रहे दोबारा, 100 में से 10 हम कर लेंगे जो सिग्निफिकेंट रिस्क के अगेंस्ट है, और 10 मान लो मैनुअल है, तो 20 कंट्रोल हम इस साल चेक करेंगे, 80 का डिसीजन क्या करेंगे? तो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो ना किस बेस पे आपने 80 छोड़े और किस बेस पे 20 लिए, या बिना जजमेंट के ही कर दोगे ये काम? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 ये वाला टेस्ट करेंगे, ऐसे करोगे? आपका यू शुड हैव सम बेसिस, रैशनल, आपका वो रैशनल आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि किस बेस पे आपने ये 20 लिए और किस बेस पे 80 नहीं लिए। तो दूसरे पॉइंट में क्या कहता है देखिएगा, कि आप कंट्रोल लास्ट ईयर के ऑडिट एविडेंस यूज करने की सोच रहे हो, आपने देखना है रिस्क किसके रिगार्डिंग, उस कंट्रोल के रिगार्डिंग, अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूडिंग वेदर इट इज ए मैनुअल और ऑटोमेटेड, उसका नेचर ऑफ कंट्रोल भी साथ साथ आप देख लो। समझ आया? तीसरा कहता है कि कंपनी का जनरल आईटी कंट्रोल देखो कैसा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल। ये अभी हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इसी के बाद कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल आईटी कंट्रोल। देखो नाम में दो वर्ड हैं, एक जनरल, दूसरा आईटी कंट्रोल। आईटी मतलब हमारा सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंपनी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कुछ कंट्रोल लगा रखे हैं, और वो किस नेचर के हैं? जनरल नेचर के हैं। दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल, कल के चैप्टर का कुछ कंटेंट आज ही ले लो, एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल, एक होता है जनरल कंट्रोल। आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम? नहीं। आप कोई बैंक अकाउंट है आपका, उस बैंक अकाउंट का कोई ऐप यूज करते हो? करते हो। कोई एक ऐप आपके मोबाइल में है, जिस कंपनी का वो ऐप है वो उस कंपनी की इफेक्टिव फंक्शनिंग चाहेगी या नहीं चाहेगी? तो वो क्या करती है, दो तरह के कंट्रोल लगाती है, एक तो ऐप स्पेसिफिक कंट्रोल जो कि उसी के अंदर एम्बेड किए जाते हैं, एक उस ऐप की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अलग से कुछ कंट्रोल, जिनको मैं इनडायरेक्ट कंट्रोल भी बोल सकता हूं, कि भाई कैसे हम टेक्नोलॉजी एक्वायर करेंगे, हु विल रिव्यू दिस सिस्टम, कंपनी के कंट्रोल हो सकते हैं ना ये, परचेज से रिलेटेड उस ऐप के रिगार्डिंग इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो वो सारे कंट्रोल कौन से हैं? जनरल कंट्रोल हैं, जो उस ऐप की देखा जाए तो इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। यस और नो? तो कहता है कंपनी में, आप कंपनी के, अब देखो एक अगले चैप्टर का ज्ञान था जो यहां पॉइंट है, मैं स्किप भी कर सकते थे हम। आप कह रहे हो कि आप लास्ट ईयर के कंट्रोल के डिसीजन मेकिंग को करंट ईयर में यूज करना चाह रहे हो, तो कर लो, लेकिन साथ ही साथ ये देखो कंपनी के वो जनरल कंट्रोल कैसे हैं, आया ना? अगर आपको लगे कि जनरल कंट्रोल बहुत ही इफेक्टिव है,
तो फिर आप कंट्रोल पे रिलाय कर सकते हो, क्योंकि अगर जनरल कंट्रोल अच्छा है ना तो ये ऐप भी सही तरीके से काम करेगी। हाँ या ना? पिछले साल देखे होंगे तभी तो इस साल नहीं देख रहे। कंसेप्ट भूल गया क्या? क्या पढ़ रहे हैं? कंसेप्ट क्या है हमारा? कि जो कंट्रोल हमने पिछले साल चेक कर लिए वो इस साल ले या ना ले, क्या फैक्टर को कंसेप्ट कंसेप्ट दोबारा देखो क्या कहता है। यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। प्रीवियस ऑडिट में अगर मैंने कुछ देख लिया तो इस साल देखने की जरूरत है क्या? आप बोल सकते हो नहीं, लेकिन कुछ बातें कंसिडर करनी है, जिसमें पहला बात क्या था? इफेक्टिवनेस ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। पहला पॉइंट ये था कि आप उसे कंसिडर करो। दूसरा ये था कंट्रोल के अगेंस्ट, किस रिस्क के अगेंस्ट है, और उसका नेचर ऑफ कंट्रोल, मैनुअल और ऑटोमेटिक। कंपनी ने जनरल कंट्रोल जो लगा रखे हैं आईटी सिस्टम पे, उसका इफेक्टिवनेस देखो कितना है। बहुत इफेक्टिव है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यस और नो? इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल। समझ आया? आगे क्या कहता है? द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन बाय द एंटिटी इंक्लूडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन इन द एप्लीकेशन कंट्रोल नोटेड इन द प्रीवियस ऑडिट। सी पॉइंट में कहता है, नहीं सी में जनरल आईटी कंट्रोल, डी में कहता है इफेक्टिवनेस ऑफ, बताओ, एप्लीकेशन कंट्रोल। इफेक्टिवनेस ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल देखो कि कंपनी ने जो एप्स हैं, जो आईटी सिस्टम है, उस पे क्या क्या कंट्रोल लगा रखे हैं। उसके बाद कहता है नेचर एंड कोज डेविएशन। डेविएशन जो वर्ड होता है बेटा, वो कंट्रोल फेलियर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? कंट्रोल फेलियर। मिसस्टेटमेंट वर्ड जो होता है वो नंबर के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं मिसस्टेटमेंट, तो आपने बोलना है फाइनेंशियल में कोई मिसस्टेटमेंट है, मतलब कोई चीज 500 की होनी चाहिए थी, या तो 50 हो गई है, या 5000, इट्स ए मिसस्टेटमेंट। अगर मैं बोलूं डेविएशन, तो इसका मतलब कोई कंट्रोल जिस तरह से लगना चाहिए था उस तरह से। आप कंट्रोल के लिए मिसस्टेटमेंट वर्ड यूज नहीं करोगे। कंट्रोल डेविएट होता है, जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरह से। तो डेविएशन कह रहा है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन इन द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल नोटेड इन द प्रीवियस ऑडिट। आप ये भी देखोगे कि लास्ट ईयर आपको किसी आईटी सिस्टम में कोई फेलियर मिला था, तो अगर फेलियर मिला था तो इस साल आप उसको चेक करना चाहोगे? नहीं। एंड वेदर देयर हैव बीन पर्सनल चेंजेस दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल। कोई पर्सनल चेंजेस मैनेजमेंट के अंदर, एम्प्लॉइज के अंदर भी चेंजेस हुआ है क्या, जिसकी वजह से हम इस साल वापस से चेक करना चाहें। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? whether the lack of change in particular control pose a risk due to changing circumstance। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है भैया, उसकी वजह से क्या हो सकते हैं? रिस्क हो सकते हैं, तो उसको भी आप देखो। और आखिरी बट नॉट द लिस्ट, यू कैन राइट सो मेनी एग्जांपल, द रोमम एंड द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑफ कंट्रोल। क्या कहता है? रोमम, रिस्क ज्यादा है, छोड़ दोगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और एक आखिरी वर्ड और है क्या? एक्सटेंट ऑफ रिलायंस। बेटा आई वॉन्ट टू रिलाई मोर ऑन कंट्रोल्स, व्हाट डू यू फील? वी शुड टेस्ट द कंट्रोल और वी शुड स्किप इट? वी शुड टेस्ट द कंट्रोल। व्हाई? बिकॉज सर यू वांट टू रिलाई ऑन। अगर आपको कंट्रोल पे रिलाई करना है तो आप उन्हें चेक कर लो। देखो ये सारी बातें ना टेक्निकल हैं, तो अगर आपका बेस थोड़ा डेवलप हो चुका है तो आंसर आपके दिमाग से निकल रहा होगा। मैंने क्या बोला कि आपको पिछले साल का कंट्रोल यूज करना चाहिए? नहीं। उसके लिए आप देखो हाउ मच रिलाई यू वांट टू पुट ऑन कंट्रोल्स। आपने कहा सर मैं बहुत ज्यादा रिलाई करना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? ज्यादा चेकिंग करो। किसकी? कंट्रोल की। सर मैं इतना रिलाई नहीं कर रहा कंट्रोल पे, आई विल गो विद द मोर सब्सटेंटिव टेस्टिंग, देन यू कैन स्किप द कंट्रोल टेस्टिंग। यस और नो? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई आई गिव माय सो मच ऑफ टाइम। क्या है? यूजिंग ऑडिट एविडेंस फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट। 5 फैक्टर आपने देखे। नंबर 1 एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, नंबर 2 रिस्क फ्रॉम द कंट्रोल, नंबर 3 जनरल आईटी कंट्रोल, नंबर 4 एप्लीकेशन कंट्रोल। इसी 4 को मैं एक 5 पॉइंट में कवर कर रहा हूं। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट, एंड द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस आप बोल सकते हो, और रोमम। ठीक है, क्लियर है जी? ये 5 पॉइंट आपको याद करने। एज इट इज, मैंने बोला एज इट इज, एज इट इज बोला बेटा मैंने। कीवर्ड आपको याद करने हैं बेसिकली। एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क फ्रॉम द कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल इफेक्टिवनेस, एप्लीकेशन कंट्रोल इफेक्टिवनेस, इस तरह से।
लो जी, एज इट इज जो कंटेंट याद करना होगा अलग से बताऊंगा। इफ द ऑडिटर प्लान टू यूज, देखेगा अब जनरल समराइज कर रहा है कि अगर आप पिछले साल का यूज कर रहे हो तो चेंजेस देख लेना। जनरल, if the auditor planned to use audit evidence from a previous audit about the operating effectiveness of specific control, the auditor shall establish the continued relevance of that evidence by obtaining audit evidence about whether significant changes in those control have occurred subsequent to the previous audit. Changes को आपने जरूर देख लेना है अगर आप सेम कंट्रोल को रेफर कर रहे हो, सेम कंट्रोल का इफेक्टिवनेस आप रेफर कर रहे हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अभी तक हमने क्या देखा? अभी सर आपने बताया कि एक ऑडिटर दो तरह के ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, नंबर वन टेस्ट ऑफ कंट्रोल, नंबर टू सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। फिर आपने बताया टेस्ट ऑफ कंट्रोल का टाइमिंग, एक ऑडिटर हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंट्रोल चेक करे या फिर थ्रू आउट द पीरियड चेक करे। फिर मैंने आपसे जनरल बातें स्टार्ट की कि हो सकता है मैंने कंट्रोल की चेकिंग करी हो इंटरिम पे, तो क्या बातें ध्यान रखोगे? तो आपने कहा सर सिग्निफिकेंट चेंजेस देख लेना और उस पीरियड के लिए एविडेंसेस ले लेना। बड़ी दो लाइन की बात है। फिर मैंने कहा एविडेंसेस में यूज करना चाह रहा हूं फ्रॉम दी प्रीवियस ऑडिट, किसके लिए? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। आपने कहा सर कुछ बातें ध्यान रखना, क्या क्या है वो बातें? एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसके बाद रिस्क फ्रॉम द कंट्रोल, कंट्रोल किस रिस्क के लिए मेंटेन है, तीसरा इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, हाँ या ना? उसके बाद आपने कहा ये पॉइंट आप छोड़ सकते हो, लैक ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर कंट्रोल दैट पोज द रिस्क। उसके बाद आप बोल सकते हो रोमम एंड रिलायंस ऑन दी कंट्रोल, जितना ज्यादा रोमम में कंट्रोल चेक कर लेना, जितना ज्यादा आप रिलाय पुट करना चाह रहे हो किस पे? कंट्रोल पे, उतना ज्यादा आपको चेकिंग करना। फिर जनरल बात है, इफ यू आर यूजिंग द एविडेंसेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑडिट यू हैव टू कंसीडर द सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यूरिंग द। क्लियर? वेदर द लैक ऑफ चेंज इन ए पर्टिकुलर कंट्रोल पोजेस ए रिस्क ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है, बट आपकी कंपनी के प्रीवियस ईयर के कंट्रोल बने हुए हैं, आपकी कंपनी के बेटा लास्ट कंट्रोल बने हुए हैं, आप उन्हें यूज करना चाह रहे हो, विल यू गेट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? बताओ, मैनेजमेंट ने चेंज नहीं किया, लैक ऑफ चेंज है वहां पे, आप उस एविडेंस को कंसिडर करना चाह रहे हो बट सर्कमस्टांसेस अलग हो गए हैं, सिचुएशन बदल गई है, तो क्या वो कंट्रोल आपको एविडेंस देगा? या इस टाइम पे आपको नए तरीके से चेकिंग करनी चाहिए? नए तरीके से। इस पॉइंट थोड़ा टेक्निकल था इसीलिए मैंने खुद ही बोल दिया था, स्किप कर दो, समझ आ गया, लेकिन भाई ने पूछ ही लिया, समझ आया? सरकमस्टांस चेंज हो गए हैं, होती है क्या टेक्नोलॉजी चेंज? भाई मैंने एक कंट्रोल आज बनाया, क्या मान लू ये कंट्रोल 10 साल तक चलता रहेगा? नहीं ना, तो आपको सरकमस्टांसेस को भी स्टडी करना पड़ता है। क्लियर है पॉइंट? समझ आ गए? आगे बढ़ो जी। हाँ, एक सेकेंड, आप सिर्फ नाम पे हो ना अभी? ऐसे 330 के, ऐसे 330 का नाम है द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू एसेस्ड रिस्क। ये कह रही है कि एसेस्ड रिस्क पे तो मैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाती हूँ? नहीं बेटा, यहाँ पे दोनों सिचुएशन कवर्ड है। द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू एसेस्ड रिस्क, रैप जो ऑडिट प्रोसीजर है जहां पे मैं इनहेरेंट रिस्क निकाल रहा हूं और सिर्फ वॉक थ्रू कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैंने वहां पे भी तो रिस्क निकाला है ना। अब मैं उस रिस्क पे भी तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करूंगा ना, और वो रिस्पॉन्स क्या है? टीओसी। तो काइंड ऑफ यहाँ पे दोनों ऑडिट प्रोसीजर कवर है, आपका टीओसी भी कवर्ड है, टीओडी में अगर डिजाइनिंग सही मिलती है, इफेक्टिवनेस मिलता है, इंप्लीमेंटेशन मिलता है, मेरा रिस्क कम होता है। लेकिन मैं क्या टीओसी के बाद ओपिनियन दे दूं? आपको सब्सटेंटिव तो करना ही पड़ेगा, चाहे आपका टीओसी का रिजल्ट कुछ भी क्यों ना रहा हो। हाँ बेटा बताओ। द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन बाय एंटिटी इंक्लूडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट, देखो पहला पॉइंट अलग है, कोमे के बाद अलग पढ़ रहा हूं, इंक्लूडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब आप अलग से लिख लो कंट्रोल फेलियर। किसी सीएफओ को साइन करना चाहिए था, नहीं किया, लास्ट ईयर आपको पता था साइन नहीं हुआ, तो करंट ईयर में आप फॉलो करने, सेम डिसीजन फॉलो करने की सोच रहे हो? नहीं करना चाहिए आपको, आपको नेचर और डेविएशन देखने चाहिए लास्ट ईयर के क्या थे। लास्ट ईयर का डेविएशन देखोगे तभी तो करंट ईयर में डिसाइड करोगे कि हमें कितनी चेकिंग करनी है, लास्ट ईयर का डिसीजन फॉलो करना है या नहीं करना है, यस और नो? समझ आया? लो जी, अब बड़ी बेसिक बातें करूंगा मैं।
मतलब मेन बातें खत्म हो गई। कहते हैं कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट रिस्क। क्या सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर अगर कोई कंट्रोल है चेक करोगे? यार ये कोई बोलने की बात है? When the auditor plan to rely on control, when the auditor plan to rely on, इस बात का मतलब क्या है ये बताओ? कि ऑडिटर कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाह रहा है? कंट्रोल रिलायंस बेस्ड स्ट्रेटेजी। क्या कह रहा है? व्हेन द ऑडिटर प्लान टू रिलाई ऑन, इसका मतलब मैं कंट्रोल बेस ऑडिट करने का सोच रहा हूं। यस और नो? व्हेन द ऑडिटर प्लान टू रिलाई ऑन कंट्रोल ओवर ए सिग्निफिकेंट रिस्क, द ऑडिटर शैल टेस्ट दोस कंट्रोल इन द करंट। ये तो बात मैंने ही बता दी थी आपको कि जब हम पिछले साल के कंट्रोल को भी अगर इस साल लेकर आते हैं तो उन कंट्रोल को जरूर चेक करना जो सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए कंट्रोल बनाए गए हों। ठीक है बेटा? सर आपने कहा कंट्रोल टेस्टिंग करनी है, हमने कहा कर ली, चेक क्या करें? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। यस और नो? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, इंप्लीमेंटेशन, कंटिन्यू, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये तीन चीजें अगर सही है तो कंट्रोल रिस्क कम है, अगर नहीं तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। सर मान लो तीन चीज सही नहीं है, हमें कंट्रोल में डेविएशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो क्या करें? आप एक तो बोलोगे कंट्रोल रिस्क बढ़ा दो, हाँ या ना? तो मतलब कंट्रोल रिस्क हाई हो गया तो नेचर टाइम एंड एक्सटेंड कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। पीछे वाले बोलेंगे अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कम होगा ज्यादा होगा? बताओ, मानते हो? अब लाइव वाले बोले, क्या बोलना है? अगर हमारा कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क हाई है, तो एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बताओ क्या होगा? ज्यादा होगा। हमें ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। यस और नो? चलो, ये तो हमें पता चल गया कि कंट्रोल टेस्टिंग के बाद ऑडिटर एक डिसीजन ले पाएगा। सर मैं बोल रहा था आपने सुना नहीं? सुन लिया मेरे भाई, हम मन से कनेक्टेड हैं। अगर कंट्रोल टेस्टिंग के बाद एक डिसीजन तो लेगा ऑडिटर अपने लिए, लेकिन लेकिन सुनिएगा, कंट्रोल में फेलियर मिला, मैनेजमेंट ने कंट्रोल डिजाइन किए थे किसी मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, और मैंने तो सारे कंट्रोल चेक ही नहीं किए, मैंने तो जो मोस्ट रेलेवेंट फाइनेंशियल कंट्रोल था वो चेक किया है। यस और नो? और वही क्या हो गया? फेल। आया ना? क्या आपको नहीं लगता ये बात बहुत ही सिग्निफिकेंट है? आया ना? भाई ठीक है, एक डिसीजन मैं ले लूंगा इससे, मैं अपना एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हाई रख लूंगा, ज्यादा चेकिंग कर लूंगा, और ऐसा भी हो सकता है मुझे सब्सटेंटिव ऑडिट टेस्टिंग पे भरोसा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दूसरा एक काम आपको नहीं लगता कि आपको ये बात बतानी चाहिए मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को कि भाई साहब आपका ये कंट्रोल फेल हो गया है? साथ साथ हम ये भी बता देंगे कि हमने जो ये आपको इंफॉर्मेशन दी है ना, हम कोई कंट्रोल पे ओपिनियन, फिर आप आए क्यों हमें, फिर क्यों बता रहे हो? भाई हम कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें हमारा एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर निकालना होता है और वो बेस्ड होता है कंट्रोल रिस्क पे। इसलिए हमने, वो कहेगा आपने कंट्रोल चेक ही क्यों किया हमारे? साला तुमको बुलाया था किसके लिए? नंबर चेक करने के लिए। तुम किसमें लगे हो? तुमने चेक ही क्यों किया? मैंने कहा भाई साहब मैंने कोई ओपिनियन वगैरह देने के लिए चेक, ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग चल रहा है। फिर क्यों किया? बिकॉज वी हैव टू डिजाइन एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड दैट इज बेस्ड ऑन रोमम। रोमम का पार्ट है क्या? कंट्रोल रिस्क। इसलिए हमने चेक किया है, और हमने आपके सारे कंट्रोल चेक, हमने तो जो कंट्रोल चेक किया उसमें ये डेफिशिएंसी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसका इतना इंपैक्ट हो सकता है आपके फाइनेंशियल्स पे। समझ आ रही है बात? तो क्या ऑडिटर को बताना चाहिए दोस्त चार्ज विद? ये मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है? बताना। क्या मैंडेटरी है? इसके ऊपर एक स्पेसिफिक अलग से स्टैंडर्ड है, एसए नंबर 265। कौन सा स्टैंडर्ड है? ऐसे 265 कहता है इफ एन ऑडिटर आइडेंटिफाई ए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, किसके अंदर? इंटरनल कंट्रोल, देन ही हैज टू कम्युनिकेट टू द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अब अगला पैरा, इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। टीओसी के बाद आप क्या करोगे? उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करोगे। ऑडिटर शैल कंसिडर whether misstatement that have been detected indicate that control are not operating
इफेक्टिवली, क्या ऐसा इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, इवन इफ देर आर नो आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट, आपको कुछ नहीं मिला, स्टिल कंट्रोल में नॉट बी इफेक्टिव। हो सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम तो सैंपल बेस पे काम कर रहे हैं ना भाई। कहना ये चाह रहा है कि नंबर वन, मैं कंट्रोल चेक कर रहा हूं सैंपल बेसिस पे, मेरे को कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कंपनी के कंट्रोल इफेक्टिव हैं, स्टिल फेल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी जजमेंट के हिसाब से जो रेलेवेंट कंट्रोल मुझे लगे वो चेक किए हैं, और वो भी सैंपल बेस पे किए हैं। मुझे सब चीजें सही मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना एक्चुअल में भी सब सही हो सकता है गलत हो। हाँ या ना? तो बताना चाह रहा है कि भैया, इवन इफ देर आर नो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, कंट्रोल मे नॉट बी इफेक्टिव, हो सकता है। हाँ या ना? आगे लास्ट पैराग्राफ ऐसे 265 की लिंकिंग। The auditor shall communicate material weakness in internal control identified during an audit on a timely basis to management and at an appropriate level and those charged with governance according to SA 265. क्लियर? क्या देखा अभी तक? अभी तक हमने देखा कि दो ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, एक टीओसी, दूसरा सब्सटेंटिव। टीओसी के बारे में हमने पढ़ा। टीओसी में मैंने आपको बताया जो कंट्रोल है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लग सकता है या फिर थ्रू आउट द पीरियड। फिर आपने देखा इंटरिम ऑडिट में एविडेंसेस, फिर आपने देखा एविडेंसेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑडिट, यस और नो, फिर सिग्निफिकेंट रिस्क के कंट्रोल्स, फिर आपने इवेल्युएट करना है फाइनली ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है बहुत अच्छी बात है, नहीं है ऐसे 265 के हिसाब से किसको कम्युनिकेट करो? मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है जी। आखिरी अगर आपको कोई डेविएशन मिलता है तो आप मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इंक्वायरी करोगे? पूछोगे क्या? क्यों पूछ रहे हो? क्या इंक्वायरी कर सकते हो? रीजन फेल का और कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल, मेन बात बस यही जाननी थी मेरे को। चलो जी, क्या कोई दूसरा तरीका है? भाई आपका एक कंट्रोल तो फेल हो गया, मैनेजमेंट कहेगी अरे घबराओ नहीं यार, हमारे पास बहुत कंट्रोल है, चीजें रिस्क नहीं है, आप घबराओ नहीं, रिस्क अब दूसरी चीजें चेक कर लो। When deviation from control upon which the auditor intends to rely are detected, क्या डिटेक्ट हुआ है भैया? डेविएशन। The auditor shall make specific inquiry to understand these matter and their potential consequences and shall determine whether, क्या क्या देखेगा? That the test of control that have been performed provide an appropriate basis for reliance on the control। भाई जो हमने टीओसी किया है, क्या वो हमें कोई appropriate बेस दे रही है रिलायंस का कि हम कंट्रोल पे रिलाय करें या ना करें? क्या कोई बेस मिल रहा है? ठीक है जी। क्या कोई एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल नेसेसरी है, दैट इज कॉम्पेंसेटिंग कंट्रोल, आप एरो करके लिख सकते हो इफ यू वांट। ठीक है। या फिर द पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट नीड टू बी एड्रेस यूजिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर, या फिर हम ये मान लें कि ये कंट्रोल फेल है और इसके हिसाब से सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे? चेंज होंगे, इनहांस होंगे, जो भी होंगे। तो क्या कहता है, अगर आपको कोई डेविएशन मिले तो ऑडिटर क्या करेगा? देखेगा कि टीओसी ने एक अप्रोप्रिएट बेस दिया किस चीज के लिए? कंट्रोल पे रिलाय करने के लिए। क्या कोई एडिशनल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल? या दूसरा, पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा यूजिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। किस एरिया में भैया सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगाओ? ऐसा हो सकता है अगर मेरा रोमम बहुत कम हो तो मैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाऊं ही ना? सब्सटेंटिव तो मस्ट है। रोमम आपको सिर्फ ये बताता है उसका एनटी, क्या बताता है? एनटीई। आपको सब्सटेंटिव तो करना ही, irrespective of the assessed risk of material misstatement, the auditor shall design and perform substantive procedure for each material class of transaction, account balance and disclosure। ये भी देखो क्या कह रहा है, आपको हर मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर के लिए क्या लगाना पड़ेगा? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। और अब ये बताओ, ये मटेरियलिटी कौन सी मटेरियलिटी की बात कर रहा है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी।
जो अकाउंट आपके पीएम से ऊपर है उन पे आपको सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। These requirements reflect the fact that the auditor assessment of risk is judgmental and so may not identify all the risk as material misstatement. सेम बात ऊपर भी आई थी। There are inherent limitation to internal control including management override of control. बेटा जो भी अकाउंट फाइनेंशियल्स के अंदर पीएम से ऊपर होता है हम उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। कल मैंने बताया था ना, आज ही बताया था। मटेरियलिटी होती है, एक पीएम होती है, तो जो पीएम निकलती है उसके बेस पे हम सिग्निफिकेंट अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, मटेरियल अकाउंट, तो उन पे हम ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं, पढ़ लो एक बार आप। ठीक है जी। फिर कहता है स्टेप नंबर 2, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा लेना। जब आपका एक बार कंप्लायंस प्रोसीजर खत्म हो जाए तो क्या लगाना, इसमें कुछ नहीं है, कह रहा है सब्सटेंटिव में क्या होगा, टेस्ट ऑफ डिटेल, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आर फर्दर क्लासिफाई इनटू टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं, वाउचिंग, एंड टेस्ट ऑफ बैलेंस दैट इज वेरिफिकेशन। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ये दो अलग अलग वर्ड क्यों है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन? वाउचिंग हम डॉक्यूमेंट को जब देखते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, उसे बोलते हैं वाउचिंग। बैलेंसेस को जब मैं देखता हूं उसे बोलते हैं वेरिफिकेशन। 31 मार्च के जो बैलेंसेस को देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। कह रहे इसमें एक हो सकता है टेस्ट ऑफ डिटेल, दूसरा क्या हो सकता है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। रेफर टू एनालिटिकल प्रोसीजर यूज एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर बाय द ऑडिटर। ये अभी डिटेल में हमारे आने वाले चैप्टर्स में कवर होंगे। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितना लगाओगे भाई, किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ, रोमम एंड मटेरियलिटी। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस द ऑडिटर में डिटरमाइन दैट परफॉर्म ओनली। ऐसा हो सकता है कि किसी एरिया में सिर्फ मैं टीओडी लगाऊं, किसी में एनालिटिकल लगाऊं, किसी में दोनों लगाऊं, है ना, ये हमने पहले डिस्कस किया है ना, कि कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, एक ऑडिटर का जजमेंट है। कम रिस्क है, हो सकता है मैं टीओडी करूं, बहुत ज्यादा रिस्क है, हो सकता है मैं टीओडी भी करूं और एनालिटिकल। कोई एक ऐसा एरिया है जिसको मैं सिर्फ एनालिटिकल करके कर सकता हूं, कर लो जी। तो क्या कहता है, परफॉर्मिंग ओनली substantive analytical procedure will be sufficient to reduce audit risk to an acceptable low level. For example, where the auditor risk assessment of risk is supportedly by audit evidence from test of control. इसका एग्जांपल देता हूं मैं, ये एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल लिखो बेटा, रेंट, इंटरेस्ट, पेरोल, डेप्रिसिएशन, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप इतना लिख लीजिए। इनमें मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकता हूं, या फिर ओनली टीओडी एज एप्रोप्रिएट। बेटा ये कैसे पता चलेगा, ये कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस। यहां पे मैं एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा, बताओ क्या, एंड द ऑडिटर जजमेंट, एंड द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट। सर्कमस्टांस एंड ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट, उसके हिसाब से ऑडिटर डिसाइड करता है। A combination of substantive analytical procedure and TOD are most responsive to the assessed risk. ज्यादा रिस्क है तो क्या कहता है वो, कॉम्बिनेशन लगा लो टीओडी का और एनालिटिकल का। तो ये तो भैया सिर्फ आप रीडिंग कैटेगरी में रखना है, यहाँ पे कुछ भी कंटेंट नहीं था। और बाद में लास्ट पैराग्राफ में क्या करोगे, डॉक्यूमेंट। तो जितने भी आपने ऊपर कंटेंट पढ़े हैं वो सब आपको डॉक्यूमेंट करना है। ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या है आपका, लिंकेज ऑफ दोस प्रोसीजर विद द एसेस रिस्क, भाई आपने जो प्रोसीजर लगाया किस रिस्क पे लगाया, क्या रिस्पॉन्स आया, और रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, सब कुछ डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। If auditor use audit evidence about operating effectiveness of control obtained in previous auditor, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसे जजमेंट डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि किस बेस पे वो किसी को स्किप कर रहा है और कंसिडर कर रहा है। हाँ, तो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, क्या कहता है, क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। इफ ऑडिटर यूज ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन इन previous audit, the auditor shall document the conclusion reached about relying on such control that were tested in previous। किस बेस पे आप ये कंक्लूड कर रहे हो कि मैं पिछले साल के कंट्रोल पे क्या कर रहा हूँ, रिलाय कर रहा हूँ, दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। आया ना। द ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन shall demonstrate that the financial statement agree or reconcile with the underlying accounting records। आपका डॉक्यूमेंट्स हर तरह से प्रूव होना चाहिए कि हर अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ चीजें क्या कर रही हैं, एग्री कर रही हैं और रिकनसाइल्ड है। डॉक्यूमेंटेशन को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ रह गया है शायद, हाँ।
नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टीओसी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टीओसी, matters the auditor may consider in determining the extent of TOC include the following. फ्लो ऑफ ऑडिट की क्लास याद है किसी को? एक्सटेंट ऑफ टीओसी, कितने कंट्रोल चेक करेंगे? मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक नेचर ऑफ कंट्रोल, दूसरा फ्रीक्वेंसी, आया ना? अब यहां पे आप बाकी वही पॉइंट ऐड कर सकते हो जो आपने नीचे पढ़े हैं। मैनेजमेंट का कंट्रोल, एनवायरमेंट कैसा है, देखिएगा। सबसे पहले कहता है, ये अलग अलग क्वेश्चन में बांटना, देखो बुक में आपको कंबाइन करके दिया है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टीओसी, आप इसको अलग अलग क्वेश्चन में बांटना। पहला क्वेश्चन आप देखना, मैटर्स द ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टीओसी, क्या क्या इंक्लूड करता है? नंबर वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल बाय एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर मंथली कंट्रोल है तो पूरे साल में कितने बार लगा? तो आप उसके हिसाब से देखो कि आपको 4 बार चेक करना है, 6 बार करना है, आपकी क्या गाइडेंस है। दूसरा, द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। लेंथ ऑफ टाइम का मतलब है कि आप पूरे पीरियड के लिए देख रहे हो या पॉइंट ऑफ टाइम, उससे भी आपको पता चलेगा कि आपको कंट्रोल कितना चेक करना है। इसीलिए पहले मैं नीचे का कंटेंट आपको करवा के लाया हूं। क्या कहता है? द पीरियड, द लेंथ ऑफ टाइम जिसके लिए आप कंट्रोल को चेक कर रहे हो। तीसरा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। बेटा ये अच्छा पॉइंट है, ये सैंपलिंग में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। जब भी आप किसी भी चीज की सैंपलिंग करते हो, क्या कंट्रोल चेकिंग के लिए मैंने 100% सैंपल निकाल लिए होंगे? सैंपलिंग बेस पे काम किया है ना? तो जब भी हम सैंपल निकालते हैं तो कितना सैंपल लें? किसका? हमारे केस में किसके सैंपल? कंट्रोल चेकिंग के लिए। नंबर चेकिंग के लिए भी सैंपल निकालते हैं, तो हम वहां भी तो ये बोल सकते हैं ना कितने सैंपल लें। उसके लिए दो चीजें चाहिए, रिस्क और मटेरियलिटी। अभी मैं बोल रहा हूं मुझे सैंपल चाहिए किसके लिए? कंट्रोल के लिए। एक्सटेंड मतलब कितने? एक्सटेंड का मतलब तो यही हुआ कंट्रोल चेकिंग कितनी करोगे। तो आपने दो पॉइंट क्या बोले? फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल, लेंथ ऑफ टाइम। तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। ये क्या है कि जब आप कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे हो ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अप्लाई योर जजमेंट एंड थिंक कि आपके हिसाब से इस एरिया में कितना फेलियर हो सकता है। डेविएशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल फेलियर। आपके हिसाब से इस एरिया में कितना फेलियर, अगर ऑडिटर को लगता है, मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करवाऊंगा, अगर ऑडिटर को लगता है कि मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन इज हाई, तो सैंपल ज्यादा रखोगे कम रखोगे? ज्यादा रखेंगे। क्यों? क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग कि भैया क्या होंगे? डेविएशन होंगे। मानते हो क्या? अगर आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, अब यहां पे थोड़ा और इसको देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ऑडिटर की अगर हाई है तो सैंपल बताओ, मोर सैंपल, हाँ या ना? और अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन मेरा लो है तो लेस सैंपल। बेटा ये पॉइंट समझ आया, हाँ या ना? एक और पॉइंट ऐड करवा रहा हूं यहां पे, 1 2 3, यहां पे लिखो, मतलब ये सैंपलिंग से उठा रहा हूं मैं, लिंक है कंसेप्ट, डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस। आप कंट्रोल पे कितना रिलाय करना चाह रहे हो, आपकी डिजायर कैसी है? मैं कहता हूं ऑडिटर की डिजायर, भाई ऑडिटर ट्रेडिशनल तरीके से काम करना चाहेगा, एडवांस तरीके से काम करना चाहेगा। एडवांस तरीका क्या है? कंट्रोल बेस्ड ऑडिट करो, हाँ या ना? ट्रेडिशनल बेस था, सब्सटेंटिव बेस्ड ऑडिट करो। नाउ आई एम थिंकिंग व्हाट इज माय डिजायर, डिजायर इन रिलेशन टू कंट्रोल। इफ आई एम प्लानिंग टू रिलाई मोर ऑन कंट्रोल, माय डिजायर इज हाई, तो आप कंट्रोल का सैंपल ज्यादा रखोगे कम रखोगे? ज्यादा रखेंगे। तो अगर आपका डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या है? हाई है, तो आपके सैंपल क्या रहेंगे? क्या रहेंगे बेटा? ज्यादा रहेंगे। और अगर आपका डिजायर कम है तो आपका सैंपल क्या रहेगा? कम रहेगा। समझ आया? तो दो पॉइंट बना दिए मैंने, एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, देखो दोनों पॉइंट डिफरेंट है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन का मतलब है कितनी संभावना है कंट्रोल फेल होने की। अगर ज्यादा संभावना है ज्यादा चेकिंग कर लो कंट्रोल की, सैंपल ज्यादा। कम संभावना है कम चेकिंग कर लो, कम सैंपल। फिर मैंने कहा डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, मैं कंट्रोल पे ज्यादा रिलाय करना चाह रहा हूं, ज्यादा सैंपल, कम रिलाय करना चाह रहा हूं, कम सैंपल।
तो 4 पॉइंट देखे आपने एक्सटेंट के। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 लेंथ ऑफ टाइम, नंबर 3 expected rate of deviation, number 4 desired level of assurance, fifth one the relevance and reliability of audit evidence। क्या एविडेंसेस की रिलायबिलिटी भी मेरे एविडेंसेस को इंपैक्ट करेगी? एविडेंसेस की रिलायबिलिटी मेरे सैंपल को इंपैक्ट करेगी? यस। अगर आपको लगता है यू हैव वेरी रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस, मे बी यू कैन टेस्ट लेस सैंपल्स, यस और नो, टू ऑब्टेन रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एट द असर्शन लेवल। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, relevance and reliability of audit evidence। And the last one, the extent to which audit evidence is obtained from the test of other control relating to the assertion। ये पॉइंट समझना भाई। आप एक कंट्रोल चेक कर रहे हो एक्स, आपको ये डिसाइड करना है एक्सटेंट ऑफ सैंपल कि इसके लिए, इस एक्स कंट्रोल के लिए मैं 5 सैंपल चेक करूं या 10 करूं। वो कह रहे हैं अगर आपने अभी एक्स कर रहे हो, एक्स को पार्क करो क्योंकि आपको एक्स का एक्सटेंट चाहिए। आपने कोई दूसरे कंट्रोल चेक किए होंगे ना, किए होंगे या नहीं किए होंगे? अभी आप एक्स पे आए हो सकता है आपने कोई दूसरे कंट्रोल चेक किए हो दैट इज रिलेटेड टू द सेम रिस्क। हो सकता है क्या? देखो, रिस्क है ए, कंट्रोल है 4 5 6, रेलेवेंट कंट्रोल है 4 एंड 6। हो सकता है मैंने 6 मेरे लिए सबसे मेन था, मैंने 6 की क्या कर दी, डिटेल में चेकिंग कर दी। अब मैं 4 का एक्सटेंट डिसाइड कर रहा हूं, तो क्या मैं 6 का रिजल्ट कंसिडर करूंगा कि 6 का रिजल्ट कैसा है? 6 फेल हो गया भाई, 4 को अच्छे से चेक कर लो, सैंपल ज्यादा ले लो, यस और नो। अब इस पॉइंट को पढ़िएगा प्लीज। द एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम टीओसी रिलेटिंग टू द assertion, the extent to which audit evidence is obtained from TOC test of other control। मेन पॉइंट क्या है? अदर कंट्रोल। अदर कंट्रोल हमारे एग्जांपल में कौन सा था? कंट्रोल नंबर 6 रिलेटेड टू द assertion, जो कि सेम assertion मतलब सेम रिस्क के लिए था। समझ आया जी एक्सटेंट? हाँ। लेंथ ऑफ टाइम, ऑडिटर को देखना पड़ेगा कितना वो टेस्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर रहा है, पूरे साल का चेक कर रहा है, उसके हिसाब से भी नंबर ऑफ सैंपल चेंज होंगे। अगर मैं सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री देख रहा हूँ ईयर एंड पे, तो हो सकता है बस एक ही दिन के कंट्रोल है, आया ना? तो देखो एक्सटेंट के बेटा 5 पॉइंट बोलो मेरे साथ, रिपीट करो। देखो बेटा, लर्निंग कंटेंट है इसलिए मैं बहुत स्लो हूं। जीडी वाले गलती करते हैं, गूगल ड्राइव वाले, उनको पता है क्या लगता है कि यार इतनी धीरे पढ़ा रहे हैं सर, सब तो समझ आ रहा है। समझ ही आ रहा है, याद। आप पता है 2 घंटे लगा रहे हो इस टीओसी, आपने आज ऐसे 3:30 पे आपने 1 आवर 15 मिनट दिया मेरे साथ। इस 1 आवर 15 मिनट का फायदा ही होगा जब आप घर जाके इसको रिवाइज करोगे, अगर करोगे तो आप चीजें जल्दी ग्रैब कर लोगे, समझ जाओगे, और आपके लिए चीजें याद करना आसान हो जाएगी। गूगल ड्राइव वाले बच्चे के साथ क्या होगा, उसको समझ तो सब आ रहा है, उसने 2 की स्पीड पे देख लिया लेक्चर, अब उसको ना 3 गुना समय वापस से देना पड़ेगा, क्योंकि बस उसको लेक्चर देख के समझ आ गया, याद उसको कुछ भी नहीं, 1% उसको याद नहीं रहेगा। आप कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, जब आप घर पे इसको दोबारा याद करोगे आपकी चीजें स्ट्रोंग हो जाएंगी। लो जी, तो जेडी वालों तुम्हारे लिए था ये मैसेज, इनडायरेक्टली मारा है, ठीक है, संभाल लेना भाई। सर हम डेली नोट्स बना रहे हैं, हमारा पूरा टाइम घर पे ही है, घर पे है, मेरे को पता है तुम क्या करते हो घर पे, पूरा दिन सोते हो सालो तुम। लो जी लो जी लो, 5 पॉइंट दोबारा रिपीट करेंगे मेरे साथ। एक्सटेंट ऑफ टीओसी, 5 पॉइंट बोलना बेटा। फ्रीक्वेंसी, लेंथ, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, और आपका अदर कंट्रोल का एविडेंस फॉर द सेम असर्शन। ठीक है बेटा, आप जिस कंट्रोल को चेक करने वाले हो उसके एविडेंस कैसे हैं? हम कल एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, कल या परसों, ऐसे 500, वो बोलता है अगर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस बहुत अच्छी है ना, तो आप कम एविडेंस से भी अच्छा ओपिनियन फ्रेम कर सकते हो। तो जो कंट्रोल में चेक कर रहा हूं तो उसके एविडेंसेस का नेचर क्या है, उससे भी मेरा एक्सटेंट ऑफ सैंपल और एक्सटेंट ऑफ एविडेंस हेल्प इंपैक्ट होता है। लो जी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स,
5 मिनट, लास्ट 5 मिनट्स एंड क्लास विल बी ओवर। इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टीओसी, अगर आप देखो सबसे पहले क्या बोलता है, डिजाइनिंग। ये बार बार डिजाइनिंग क्यों बोलता है यार? नहीं, अब ये कह रहा है इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टीओसी, ये खुद के लिए बोल रहा है। इन डिजाइनिंग टीओसी इसका मतलब क्या है? एक सेकंड चुप रहे भाई। किसको? नहीं, क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ो। इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टीओसी इसका मतलब क्या है? व्हेन ऑडिटर डिसाइड टू अप्लाई टीओसी, भाई ऑडिटर भी अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करता है ना, कि मुझे क्या लगाना है, किस एरिया में कैसे चेकिंग करनी है। हो सकता है किसी एरिया में मैं कंट्रोल चेक करूं और हो सकता है किसी में ना करूं। आया ना? तो ऐसा कब होगा? रेंट, आया ना? पावर के बिल, सरकार का बिल दिखा दे यार, 12 बिल जितना है पे कर रखा है, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं देखना, मैंने देखा वॉक थ्रू वगैरह नहीं। तो ऑडिटर भी डिजाइन करता है अपने ऑडिट प्रोसीजर। तो क्या कह रहा है, व्हेन डिजाइनिंग टीओसी, मतलब जिस एरिया में मैं डिजाइन कर रहा हूं, टीओसी मतलब टीओसी एज एन ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, तो क्या कहता है, व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टीओसी द ऑडिटर क्या करेगा। भाई ये क्या हो रहा है? लो जी क्या हो रहा है देखिए। द ऑडिटर शेल, क्या करोगे जब आप टीओसी डिजाइन कर रहे हो एज एन ऑडिट प्रोसीजर, तो ऑडिटर क्या करेगा? नंबर वन, द ऑडिटर शेल perform other audit procedure in combination with inquiry to obtain audit evidence about the operating effectiveness of control। जब आप कंट्रोल टेस्टिंग करना डिजाइन कर रहे हो, आप टीओसी लगाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले कहता है ठीक है जी टीओसी लगाओ। कैसे लगाएं? जाके चढ़ जाएं, चेक कर लें चीजें? नहीं, आप इंक्वायरी करो, सबसे पहले समझो चीजों को। तो कहता है आप क्या करो, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, किसके साथ? इंक्वायरी के साथ। मानते हो ये बात? ठीक है। क्या चेक करोगे? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इंक्लूडिंग कंट्रोल की assertion, how the control were applied at relevant time during the period under audit, the consistency which they were applied, by whom or by what means they were applied। तीन चीजों को आपने चेक करना है, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन करो whether the control to be tested depend upon other controls। इनडायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है ना, एक कंट्रोल की एफिशिएंसी तभी आएगी जब उसके सपोर्टिंग कंट्रोल जो है वो अच्छे होंगे। And if so, whether it is necessary to obtain audit evidence supporting the effectiveness operation of the indirect control। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो indirect controls हैं वो भी सारे इफेक्टिवली काम कर रहे हो। ठीक है भाई, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल की इफेक्टिवनेस चेक करनी है आपकी, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल, कुछ कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट ने अलग से कंट्रोल लगा रखे हैं कि भाई ये कंट्रोल सही से काम करते रहे, मॉनिटरिंग। तो क्या आप साथ साथ मॉनिटरिंग को भी चेक करोगे? बिल्कुल करेंगे। इनडायरेक्ट कंट्रोल, इंक्वायरी अलोन सफिशिएंट होती है क्या? सेम बात दोबारा से रिपोर्ट हो रही है। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, अकॉर्डिंगली अदर ऑडिट प्रोसीजर आर परफॉर्म इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी। एक टेस्ट है आपका जनरल नॉलेज का, आप बताइएगा आपके हिसाब से बेस्ट क्या रहेगा, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन प्लस या और रीपरफॉर्मेंस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन, विच वन इज बेटर फॉर यू? चलो मैं यहां से ही हटा रहा हूं, एक ही रखते हैं, कंफ्यूज नहीं करते हैं। इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन के साथ जाना पसंद करोगे, इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन? फर्स्ट, सेकंड के साथ क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ आप वहां भी देख ही रहे हो, जब तक चीजें आप डिटेल में चेक नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए in this regard, inquiry combined with inspection or reperformance may provide more assurance than inquiry and observation, since an observation is pertinent only at the point in time at which it is made। pertinent मतलब important, relevant। relevant ऑब्जर्वेशन कब रेलेवेंट होती है? जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं चीजें देख रहा हूं। लेकिन इंस्पेक्शन तुम पूरे साल का डॉक्यूमेंट देख सकते हो। इंपॉर्टेंट फॉर, इंपॉर्टेंट फॉर, आज के लिए इतना ही। आपका ऐसे 330 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन मार्क करके आप लोग घर पे प्रस्थान कर सकते हैं। रीड, एक सेकंड अभी बता रहा हूं दोबारा। रीड, रीड, रीड। इसमें दो क्वेश्चन बना लेना। जब आप परफॉर्म करते हो तो क्या देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सटेंट के 5 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2।
टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसको सिर्फ रीडिंग रखो। यूज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट, ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 बना रहा हूं लेकिन सिर्फ रीडिंग से काम चल जाएगा। प्रीवियस ईयर ऑडिट क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नहीं नहीं एज इट इज याद नहीं करना। एंड दिस इज स्पेसिफिक डेविएशन अगर कोई मिलता है तो आप क्या देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये रीडिंग। टोटल कितने क्वेश्चन बनाए, 5। 5 में सब में पॉइंटर में आंसर है, आप देख लो बुक के अंदर, कहीं भी कोई एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवाए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉइंट्स है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, दूसरा देख लीजिए एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल 5 पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको मार्क किया है इंटरिम ऑडिट 2 पॉइंट। आप जब कोई कंट्रोल प्रीवियस ईयर से कंसिडर कर रहे हो उसके मल्टीपल पॉइंट है, 5 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लर्निंग पे होना चाहिए। ठीक है, कल हम करेंगे एसए नंबर 265 कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, या फिर कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बाद में ऐसे 265 और कंपोनेंट करेंगे, जिस भी तरह से जैसे भी मेरे को सही लगेगा। नोट्स आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा इस चैप्टर के। ठीक है, चलो जी, किसी को कोई क्वेरी पूछनी है, क्वेरी पूछनी है पूछो, पहला क्वेरी पूछो। कह रहे जब आप कंट्रोल की, बेटा अभी क्वेरी ले रहा हूं मैं, अभी रिकॉर्डिंग बंद नहीं करनी है। आप जब कंट्रोल की टेस्टिंग करते हो इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टीओसी, ऑडिटर देखेगा पर हाउ द कंट्रोल विल अप्लाई, कि मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे लगा रही है एट रेलेवेंट टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडरटेकन ऑडिट। तो आप सैंपल निकालोगे, देखोगे कि कंट्रोल कैसे कैसे लगाए, सही लगाए क्या, बस कंट्रोल को चेक कर रहे हो। हाँ हाँ, वो चेक करना है बस। हाँ डाउट पूछो, इसी इसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग अभी लेक्चर चल रहा है, इसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग डाउट है। पहले चेक किया होगा, तभी कह रहा है फिर से नहीं चेक करना। कह रहा है कि आपके हिसाब से कंपनी के जनरल आईटी कंट्रोल कैसे हैं, अगर इफेक्टिवनेस है, हाँ दोबारा चेक किया होगा तूने प्लानिंग स्टेज पे। जनरल आईटी कंट्रोल तूने दोबारा देखे होंगे और पिछले साल भी देखे होंगे तूने, उसका डिसीजन कैसा है तेरा, जनरल आईटी कंट्रोल का इफेक्टिवनेस कैसा है, उसके बेस पे तुम डिसाइड करोगे कि दूसरे कंट्रोल को चेक करना है या नहीं करना है। हाँ हाँ, वो इस साल भी देखेगा, आप इस साल भी देखना पड़ेगा, एप्लीकेशन कंट्रोल भी देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, सिस्टम दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ, इसको कल की क्लास के लिए पाक कर लो, कल यही कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ लिख लो बेस्ट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल लिखवाया, आपने लिखा क्यों नहीं। कह रहा है आप एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं, मतलब पॉइंट नंबर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टीओसी के अंदर लास्ट पॉइंट मैटर्स द एक्सटेंट टू विच ऑडिटर एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल रिलेटेड टू द अजर्शन। रिस्क है ए, हमने कंट्रोल बना रखे हैं 1 2 3, 3 कंट्रोल है ये। आपको ए का नंबर, सॉरी 1 का एक्सटेंट देखना है, बट 2 और 3 भी आपने चेक किए हैं, 2 और 3 हो गए अदर कंट्रोल। तो अदर कंट्रोल का एविडेंस कैसा है, उससे भी आपको पता चलेगा ए का आपको कितना चेकिंग करना है, सॉरी 1 का आपको कितना चेकिंग करना है। ठीक है, हाँ जी, क्वेरीज आप ले सकते हो। लाइव स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सअप करें, आपकी लाइव चैट पता नहीं बंद हो गई है। 9599054350 आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं अभी आपके कमेंट्स देख रहा हूँ साथ साथ। 9599054350 आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगले 5 मिनट्स में हूँ अवेलेबल। हाँ जी बेटा, वाउचिंग का एग्जाम्पल है, वाउचिंग वाउचिंग का एग्जाम्पल है कि आप पीओ वर्सेस इनवॉइस को मैच कर रहे हो। ठीक है, एग्री कर रहे हो, तो ये वाउचिंग कर रहे हैं हम। ठीक है,
वाउच करना मतलब मैच करना, ठीक है, देखना। कल जहां तक है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हम, इसको बीच में खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। वेलकम। यार एक पॉइंट मैं दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा देखिएगा, दो स्टूडेंट की सेम ही क्वेरी आई है। एक्सटेंट में ना ये पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ टीओसी के अंदर हमने एक पॉइंट देखा था, एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम टीओसी रिलेटेड टू द सेम अजर्शन। बेटा मान लीजिए एक रिस्क है ए, जिसके अगेंस्ट आप कंट्रोल टेस्टिंग करना चाह रहे हो। कंपनी ने 3 कंट्रोल बना रखे हैं, 4, 5 और 6। सबसे पहले आपने 5 और 6 को मान लो चेक कर लिया, या सिर्फ 6 को चेक किया, आपने 6 को यहां पे चेक कर लिया। अब आप 4 को चेक करना चाह रहे हो। कंट्रोल 4 का एक्सटेंट ऑफ सैंपल कितना रहेगा, ये आपको डिसाइड करना है। क्या इसके लिए आप 6 का डिसीजन यूज करोगे कि 6 वाले कंट्रोल की जो हम चेकिंग कर चुके हैं उसका क्या रिजल्ट रहा है, क्या उससे मैं इसका सैंपल डिसाइड करने में हेल्प मिलेगा, है ना। अब इसको रीड करो। द एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल, अदर कंट्रोल हमारे यहाँ पे क्या है, कंट्रोल नंबर 6 रिलेटेड टू द अजर्शन, और अजर्शन हमारे यहाँ कौन सा है, ए। उसके वहां से हमें कितना एविडेंसेस मिल रहा है, ये भी हमारे लिए रेलेवेंट है, ये देखने में कि हमें कंट्रोल की कितनी चेकिंग करनी है। हाँ जी, लाइव वाले सभी स्टूडेंट कैन पोस्ट देयर क्वेरी राइट नाउ 9599054350। आप यहाँ पे अपनी क्वेरीज मुझे भेज सकते हैं। हाँ आ सकते हो, आ सकते हो। बैकअप लेक्चर 1 to 6 देख रखे हैं। हाँ हाँ ठीक है, आ सकते। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अभी रुको बेटा, क्वेरी ले रहा हूँ पहले मैं। डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस बता रहा हूं मैं एक बार फिर से, देखिएगा। डिजायर, एक ऑडिटर की डिजायर है कि वो कंट्रोल पे रिलाय करना चाह रहा है, और वो भी हाई, ज्यादा। तो ऐसे केस में आप मुझे बताओ, साथ साथ चैट करके आप मुझसे बात करना, ठीक है। तो आप बताओ ऐसे केस में आप चेकिंग टेस्टिंग ज्यादा करोगे कम करोगे, सोचकर बताओ। आप कंट्रोल पे ज्यादा रिलाय करना चाह रहे हो, आपका डिजायर है ज्यादा एविडेंसेस लेना इन रिगार्डिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इन दैट केस यू विल टेस्ट मोर सैंपल और लेस सैंपल। ज्यादा चेकिंग करोगे कम करोगे, बताओ। मोर चेकिंग करेंगे सर, ज्यादा चेकिंग। और इस केस में अगर ज्यादा चेकिंग करो, सैंपल कम होंगे ज्यादा होंगे, सैंपल ज्यादा होंगे, एक्सटेंट बढ़ जाएगा हमारा, आया ना। ठीक है, डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस बता दिया मैंने। अगर आपका डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस कम है, कम चेकिंग कर लो, कम एविडेंस हो जाएंगे, कम चेकिंग। हाँ जी बेटा, मैं क्वेरी ले रहा हूँ। नहीं तो बेटा अभी क्लास चल रही है, बच्चे चले गए बट क्लास अभी चल रही है। हाँ जी, आपकी अगली क्वेरी आई है लैक ऑफ चेंज। आपको कितनी चेकिंग करनी है, ये आपको एनवायरमेंट को भी देखना पड़ेगा, आपको एनवायरमेंट को देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर आपने चेकिंग की, एक कंट्रोल सही चल रहा था, इफेक्टिव था। आप चाह रहे हो कि मैं इस साल भी ना उसको एज इट इज यूज कर लूं, नहीं। इस साल एनवायरमेंट में, बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और मैनेजमेंट ने उन चेंजेस को अभी इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो आप लास्ट ईयर की टेस्टिंग एज इट इज यूज मत करना। बेसिकली आपको चेंजेस ऑफ एनवायरमेंट देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैनेजमेंट ने लैक कर रखा हो और चेंजेस एनवायरमेंट अच्छे से ना कर रखा हो, उससे भी आपका एक्सटेंट ऑफ सैंपल ऑफ टीओसी इंपैक्ट होगा, ठीक है। हाँ जी, क्या बात है, सीए अतुल, अच्छा लगा मुझे आपका अटेंडेंस। ऑडिट एविडेंस इन प्रीवियस ऑडिट आप लगा सकते हैं, आके लगा सकते हो साथ साथ। ऑडिट एविडेंस इन प्रीवियस ऑडिट डिफरेंट इन पॉइंट ऑफ जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन, ये बेटा अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अतुल नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है।
सर डिजायर ज्यादा है इसलिए हाई चेकिंग होगी। सर डिजायर ज्यादा है कि एश्योरेंस है तो लेस नहीं नहीं नहीं, यू वांट टू टेक, यू वांट डिजायर, यू वांट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। आप ज्यादा एश्योरेंस चाहते हो। वो ज्यादा एश्योरेंस कब मिलेगी? जब आप ज्यादा चेकिंग कर लोगे, और ज्यादा चेकिंग करने के लिए आपको सैंपल ज्यादा लेने पड़ेंगे। ठीक है। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस हमारा एक स्टैंडर्ड आएगा एसए नंबर 500, उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे। शुभ अग्रवाल। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी अदर ऑडिट प्रोसीजर, यस इट कैन बी अनदर ऑडिट प्रोसीजर। समझिएगा, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, नंबर को चेकिंग करने के लिए जो भी ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं उसे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर बोलते हैं। इसके अंदर आपका टीओडी भी आ सकता है, और उसको हम बोल सकते हैं बाकी को अदर। अब अदर के अंदर एनालिटिकल भी आ गया, बाकी सब भी आ गए। इसके लिए आपको वेट करना होगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो रहो। जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रगति, वेलकम। सरावगी। चलो जी, आज की क्लास में इतना ही, और ऑल अदर क्वेरीज विल डिस्कस लेटर ऑन। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। चलो जी, लेक्चर को क्लोज कीजिए।